तो हेलो, कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 345 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलो। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लूफेंग अपने लिए एक टेक्निक बना चुका होता है। लूफेंग की बारी थी यहाँ पर उसका नामकरण करने के लिए। और फिर लूफेंग कहता है कि यहाँ पर मून, यहाँ पर लूफेंग जब चांद की तरफ देखता है तो उसे अपनी फैमिली का याद आता है। लूफेंग ने एंशिएंट चाइनीज टेक्स्ट को भी पढ़ा होता है, जहाँ पर पहले उसके दिमाग में मून आता था। वहाँ पे काउंटलेस पोएम थे जो कि मून के बारे में ही बात किया करते थे। यहाँ पर लूफेंग अपने घर पे होता तो मून के ही बारे में सोचता रहता, और यही मून लूफेंग को अपनी फैमिली की भी याद दिलाती। फिर लूफेंग की भी आंखें चमक उठती है। वो कहता है मून, यहाँ पे एक ही नाम अलोन सिंपल है, यहाँ पे कई सारे बाकी सब मिला के होते हैं, और जब कोई अकेला और बाकी सारे सब मिल के बनाते हैं तो उसे पॉलिसी कहता है। और लूफेंग कहता है कि मैंने अभी सिर्फ फर्स्ट फॉर्म को बनाया है, और इसके बाद मैं सेकेंड थर्ड को और बाकी सबको ही बनाऊंगा जो कि मिलके पॉलिसी बनेंगे। इससे लूफेंग यहाँ डिसीजन बना लेता है कि मेरा जो न्यू मैनुअल है उसे कहलाएगा मून पॉलिसी। और आप लोग बताओ कि आप लोग क्या रखते हैं। लूफेंग अपने साइन नाम को रिप्रेजेंट कर लिया होता है। सीन चेंज कर सिटी लीडर को दिखाया जाता है, जो कि लूफेंग को एक्साइटेड और स्माइल देख रहे होते हैं, और वो कहते हैं कि क्या तुमने कर लिया। तो लूफेंग कहता है यस। तो सिटी लीडर कहते तो बताओ फिर आखिर क्या नाम है। तो लूफेंग कहता है कि इस मैनुअल का नाम मून पॉलिसी होगा। तो ये सुनकर सिटी लीडर क्यूरियस होकर पूछता है कि मून पॉलिसी क्यों, आखिर इसमें क्या है। यहाँ पे ऐसा कोई भी मैनुअल नहीं था इस यूनिवर्स में जो कि वर्ड पॉलिसी से जुड़ा हुआ हो। यहाँ पे कई सारे मैनुअल्स हैं, जैसे एक्स मैनुअल, सोल इम्प्रिंट, लिनियर यूनिवर्स, स्ट्राइक ट्रेवल, नॉनसेंस, फॉर्म्स एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ पे कभी नहीं किसी ने ये नहीं सुना कि एक्स पॉलिसी। अब यहाँ पे एक्स के जगह आप कुछ भी लगा लो, मून, सन, जुपिटर, प्लैनेट, अर्थ, कुछ भी लगा सकते हो। यहाँ पे एक और जहाँ चीज है कि जो मीनिंग है मून के पीछे, यहाँ पे सिटी लीडर भी पूरी तरीके से नहीं समझ पाते। अब वो समझे भी नहीं थे, लेकिन यहाँ पे वो पूछते नहीं है। यहाँ पे सिटी लीडर स्माइल करते हुए कहते हैं मून पॉलिसी, मून पॉलिसी। चलो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पे ना लोगों में डर ले आएगा। यहाँ पे पूरे के पूरे ट्रिलियंस ऑफ रेसेस में ये बहुत आगे जाएगा। तो ये सुनकर लूफेंग स्माइल करते हुए कहता है कि मैं बहुत ही मेहनत करूंगा। तो सिटी लीडर भी हामी भरते हैं। यहाँ पे लूफेंग अपने टीचर से कुछ पूछता और क्या टीचर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर यहाँ टेक्निक के भी कितने लेवल होते हैं। यहाँ पे लूफेंग को ऊपर ऊपर से तो पता था कि यहाँ पे एक टेक्निक है, 3 फॉर्म्स होते हैं जो कि टॉप क्लास, पाइनिकल और एक्सट्रीम होते हैं। तो सिटी लीडर कहते हैं कि यहाँ पे इसी डिस्टिनेशन से बात करें तो लो लेवल, नॉर्मल, टॉप क्लास, पाइनिकल, एक्सट्रीम होते हैं। अब टेक्निक्स जो कि नॉर्मल सेक्टेलर और कुछ नॉर्मल एंडाइम्स क्रिएट करते हैं वो नॉर्मली लो लेवल होते हैं। वो बताते हैं कि जैसा कि तुम्हारी इनहेरिटेंस जो कि तुम्हें ह्यूआन बो से मिली थी, उसके पास सोल इम्प्रिंट थी, और वो एक स्पेशल फीचर्स थी जो कि ऑलरेडी लो लेवल कैटेगरी को सरपास कर चुकी थी, और उसे नॉर्मल कह सकते हो। और तुमने देखा 9-7 ब्लेड जो कि तुम अभी स्टडी कर रहे हो, अब देखा जाए तो वो सरपास करती है ओरिजिनल 7 इल्यूजनरी ब्लेड्स को, लेकिन अभी भी वो नॉर्मल कैटेगरीज में आती है। कई सारे ऑफिसर लेवल एनाइंग और कुछ सेक्टर और जीनियसेस होते हैं, वो भी नॉर्मल लेवल टेक्निक्स बना सकते हैं। उसके ऊपर आता है टॉप क्लास, यूजुअली सेक्टर जो कि एब्सोल्यूट जीनियस होते हैं, या फिर एम्पर लेवल एनाइंग, वो ऐसे टेक्निक को क्रिएट कर सकते हैं। इसके ऊपर आता पाइनिकल, जैसे कि तुम्हारे टीचर ट्रूयान को ही देख लो, यहाँ पे नाइट के हाथों भी सरवाइव कर सकते हैं। वो किसी नॉर्मल नाइट जितने पावरफुल है, हालांकि वो सिर्फ एम्पर लेवल पाइनिकल नहीं है। और तुम देख लो सीनियर केडी को, जो कि बहुत ही पावरफुल था अपने सेक्टर लेवल के दरमियान ही, वो भी नॉर्मली एक पाइनिकल लेवल टेक्निक्स को क्रिएट कर सकता है। और यहाँ पे नट्स और मॉर्स क्रिएट करते हैं पाइनिकल टेक्निक को। ऑफ कोर्स देखा जाए तो मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ पे
1000 से लेके 1999 तक में जितने को भी तुम हराओगे वहां पे उससे तुम पाइनिकल टेक्निक्स को क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे ये पाइनिकल टेक्निक्स में ह्यूज डिफरेंस भी होता है। देखा जाए तो जीलवुड भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पे इतना था कि वो गोल्डहॉर्न रेस को संभाल सकता है। उसके पास उतनी भी बड़ी बैकग्राउंड नहीं थी इस ह्यूमैनिटी में, और देखा जाए उसकी टेक्निक तो हमारे से उसकी कंपेयर नहीं की जा सकती है। इसलिए यहाँ पे जो टेक्निक तुमने जो फेस की वो 1200 लेवल को ही अटेम्प्ट को फेस कर सकता है। और बात रही एक्सट्रीम लेवल की, तो यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल तुम्हारी सोच से भी आगे है। तुम यहाँ एक्सट्रीम लेवल से किसी भी 2000 ओपोनेंट से डील कर सकते हो। यहाँ पे हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो लूफी ये सुनकर शॉक हो जाता है और इमीडिएटली रिप्लाई करता यस टीचर। अब यहाँ पे सिटी लीडर कहते हैं एक्चुअली यहाँ पे जो तुमने किया है वो इतना भी बुरा नहीं है। मेरे सपोर्ट की काम तुम्हारी इंप्रूवमेंट भी बहुत ही अच्छी हो चुकी है। तुमने अपने वीकनेस को हर बार डील किया है और अपने अंडर सर्कमस्टांसेस के कारण तुम्हारी एफिशिएंसी जो स्टडी में हुई है 100 टाइम्स बढ़ चुकी है। मैंने इतना सोचा था तुम उससे ऊपर आ चुके हो। यहाँ पे तुम मदद से आराम से टॉप लेवल टेक्निक्स 2000 ईयर में कंप्लीट कर सकते हो और तुमने मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर आया है। और एक पाइनिकल टेक्निक्स को 1200 सालों में क्रिएट करना मतलब यही दर्शाता है कि तुम्हारी कंप्रीहेंशन ऑफ लॉ बहुत ही ऊंची है। एटलीस्ट 20 गॉड पार्ट की बात करें तो बहुत ही ऊपर है। अब लूफिंग ये सुनकर थोड़ा सा रिग्रेटफुल भी होता है। और देखा जाए तो एक टेक्निक को क्रिएट करना तो हार्ड ही आपको और हमको ही पता है, लेकिन इसको इम्प्रूव कर पाना इतना भी आसान नहीं होता है। लू फेंग ने 1200 सालों से अपनी इन टेक्निक्स को बनाने में किया होता सेल्फ स्टोरी किया होता है। और यहाँ पे लू फेंग इन सब के बारे में सोच रहा होता है। वो कहता है कि यहाँ पे टीचर उसके बारे में क्यों न जानेंगे। लू फेंग की 20 गॉड पार्ट अभी हाई है, वो इतनी भी ऊंची नहीं है लेकिन। और यहाँ पे लू फेंग के पास तो 20 गॉड स्टैचू थी जिसकी मदद से लू फेंग इसको पर्सनली अंडरस्टैंड कर पा रहा था, उसके ऑरा के बारे में जान पा रहा था। और यहाँ पे ऐसी कई सारी लंबी चौड़ी बकवास होती है जिसको मैं स्किप करता। और फाइनली सिटी लीडर कहते कि जाओ अपने यहाँ पे वॉरियर्स के अगेंस्ट फाइट कर। यहाँ पे तुम्हारी लाइफ और डेथ ट्रेनिंग तुम्हारे इन टेक्निक्स को और भी परफेक्ट करने में मदद करेगी और तुम अच्छे से इम्प्रूव होगे। तो लू फेंग उनके सामने झुकता वहां से गायब हो जाता। राफी हमें सीन चेंज कर 7 बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है जो कि फॉग आइलैंड होता है। वहां पे एक लिविंग शिप लिव कर रहा होता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ 1200 सालों में ये सिल्वर बेस्ट गायब हो चुका होता है। यहाँ पे 4 अंडांग जो पपेट्स होते हैं वो लोग बात कर रहे होते हैं। 1200 सालों से तो लू फेंग अपने उन्हीं टेक्निक्स को क्रिएट कर रहा होता है और यहाँ पे 1200 सालों में वो इस आइलैंड पे अपीयर नहीं होता है। और फिर यहाँ पे वो सब बात करते हैं कि यहाँ पे शायद हो सकता है कि वो मेन कॉन्टिनेंट में गया होगा क्योंकि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स है और यहाँ पे कुछ ऑफिशियल यहाँ तक कि एम्पर लेवल अंडांग भी मौजूद है। उनके पास अपनी टेक्निक से और यहाँ पे उनके पास ह्यूज फॉर्चून है। आराम से वो ऑटोमन वेपन्स और टेरिफाइंग आइटम्स को खरीद सकते हैं, लेकिन उनको मारना इतना भी आसान नहीं है। वो सिल्वर बीस्ट भी उन एम्पर को नहीं मार सकता। हो सकता है कि वो सिल्वर बीस्ट एम्पर के यहाँ तो मारे जाए। और यहाँ पे इन सब के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे जितने भी 18 टायरेंट्स होते हैं वो लू फेंग के उस बीस्ट के डिस्पेरेंस के कारण बहुत ही एरोगेंट हो चुके होते हैं। स्पेशली बात करें उस स्टार ईटिंग सेक्टर जो कि लू फेंग ही होता है वो भी गया अपना, क्योंकि वो दोनों एक ही होते हैं। यहाँ पे वो लोग गेस कर रहे होते कि वो स्टार ईटिंग सेक्टर वो तो सच में एरोगेंट था। वहाँ पे अपने सेक्टर लॉर्ड में ऑफिशियल अंडांग से फाइट कर पाया था। उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट तो बहुत ही बड़ी थी। राफी में सीन चेंज कर 800 मिलियन किलोमीटर उस लिविंग शिप के दूर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फॉग आइलैंड में लू फेंग होता है। हमें शिप में सीन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग अपने ब्लैक आर्मर लू फेंग खड़ा होता है। वहाँ पे अंडाई को देखता है जो कि 800 मिलियन दूर बातें कर रहा होता है। यहाँ पे लू फेंग उन सब की बातों पे ध्यान दे रहा होता है और फिर हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो कहता है कि मुझे केयरफुल रहना होगा और यहाँ पे कई सारे अदर रेसेस के असासिनेशन मौजूद होंगे जो कि कभी भी आ सकते हैं। और यहाँ पे लू फेंग सोच रहा होता है मेन कॉन्टिनेंट में जाने की, जहाँ पे वो कहता है कि अभी मैं यहाँ पे अपने स्टार ईटिंग सेक्टर और सिल्वर बीस्ट के रिलेशन के बारे में नहीं रिवील कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे दूसरे डिसीज के बंदे के बारे में पता चला
कि मेरे पास ट्रम्प कार्ड से, तो यहाँ पे मेरे सर्वाइवर्स के चांसेस हायर हो जाएंगे। यहाँ पे लू फेंग इन सब के बारे में सोच रहा था और हमें दिखाया जाता कि ब्लैक डिश शिप जो कि लू फेंग का होता है वो मेन कॉन्टिनेंट की ओर बढ़ने लगता है और लू फेंग अभी इस आउटर रीजन्स को छोड़कर वहाँ मेन कॉन्टिनेंट में जाने लगता है। आउटर रीजन्स वर्ल्ड में मेन कॉन्टिनेंट आता है जहाँ पे अभी 17 बैटलफील्ड के मुकाबले यहाँ पर कुछ ज़्यादा डेंजरस होने वाला है। अब लू फेंग का जो शिप होता है 1.8 लाइट ईयर्स दूर जाता है और यहाँ पर देखा जाए तो लू फेंग ने अभी कुछ ही हिस्सा इस कॉन्टिनेंट का ट्रैवल किया होता है। लू फेंग जो कि 916 किलोमीटर उस टीम से आ चुका होता है। लू फेंग इन सब के बारे में समझ पा रहा होता है और लू फेंग अपनी आर्मी कंजर्वेशन से इन सब के पोजीशन के बारे में पता लगा रहा होता है। यहाँ पे थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग कैसा ऑफिशियल लेवल अंडा की टीम को देखता है। वहाँ पे थोड़ी देर बाद एक लीडर जिसका ऑफिशियल है उसका लीडर जो कि टीम में ऑफिशियल लू फेंग को ऐसे कई सारे टीम्स मिलते हैं। लू फेंग अपने सोफा में बैठा होता है कंट्रोल रूम में, वाइन को पी रहा होता है और वो बबाता की सारी रिपोर्ट्स को सुन रहा होता है। बबाता उसे सारी रिपोर्ट्स दे रही होती है कि कहाँ पर क्या चीज मौजूद है। अब यहाँ लू फेंग को दिखाया जाता है जो क्या आता है ठीक है बबाता तुम यहाँ पे मुझे हर एक चीज डिटेल में मत बताओ, तुम्हें यहाँ पे स्कैन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ गेस कर लिया है हर एक टीम में डेफिनेटली एक ऑफिशियल होने वाला है। तो वाता कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, तुम तो सच में चला करते हो। अब यहाँ बताया जाता है कि लू फेंग जब डोमेन लॉ लेवल पे आया होता है तो अगर लिविंग एआई के मोस्ट बेसिक सिस्टम में देखा जाए तो लू फेंग को ऑटोमेटिकली एआई अपना मास्टर मान चुकी होती है। यहाँ पे बबाता ने भी उसको अपना मास्टर मान लिया होता है और यहाँ पे बबाता उसे बहुत ही इज्जत दे रही होती है। बात करें लिविंग एआई तो बबाता भी लू फेंग को अपने मास्टर के रोल में रिस्पेक्ट कर रही होती है और यहाँ पे ऐसे ही कई सारी चीजें बताई जाती है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जितने भी जनरल्स होते हैं वहाँ पे 2/3 ऑफ अंडरहैंग्स होते हैं, 1/3 होते हैं और कुछ ही एम्पल लेवल्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। फिर लू फेंग इन सब के बारे में सोचता है कि मेरे यहाँ पे परसेंटेज बहुत ही हाई है कि यहाँ पे ज्यादातर ऑफिशियल लेवल अंडरहैंग होंगे जिसके टीम में 3 से 5 तो अंडरहैंग जरूर होने वाले हैं। लू फेंग ने यहाँ पे थ्योरी भी निकाल रही होती है कि यहाँ पर इन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है ताकि ये अपने सर्वाइवल्स के चांसेस को बढ़ा सके और अंडरहैंग बॉडीज होने के कारण यहाँ पे ऑफिशियल को मारना भी बहुत ज्यादा रेयर होता है जब तक कि कोई ऑफिशियल लेवल का बंदा अपने सोल अटैक में प्रोफिशिएंट ना हो। अब यहाँ पे मैं सीन चेंज कर दिखाया जाता है लू फेंग को जहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पर तो बहुत ही कम एम्पर है, मैं यहाँ से 36 डे से फ्लाई कर रहा हूँ लेकिन अभी तक मुझे कोई भी एम्पर का टीम नहीं मिला है। तो यहाँ पे बबाता कहती है कि ये बहुत ही नॉर्मल है, यहाँ पे तुम 2 सालों से पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में फ्लाई कर रहे हो वो भी सीधे लाइन में, यहाँ पर तुम्हें कोई भी एम्पर नहीं मिला है और यहाँ पे तुम 10,000 सालों से भी क्यों ना सर्च करो ये काफी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तुमने 36 यहाँ पर तो एक भी एम्पर नहीं ढूंढा है। अब यहाँ पे लू फेंग बबाता को ऑर्डर करता है, कहता है ऑर्डर करो। तो क्या आता है कि यहाँ पे जितनी भी एबिलिटीज है जो कि सेकेंड स्कैनिंग डिवाइस से आती है यहाँ पे एक को क्लोज कर दो और यहाँ पे जैमिंग एबिलिटीज है उसको बंद कर दो, यहाँ पे सिर्फ तुम प्रोटेक्शन स्टेटस को ही ऑन रखो। यहाँ पे लू फेंग ने अपनी जैमिंग एबिलिटीज को क्लोज कर लिया होता है ताकि जितनों को पता चले वो लू फेंग के बारे में पता लगा सके और सबको पता चलेगा कि ये तो सेक्टर लॉर्ड का बंदा है तो सब लोग उस पर अटैक करने जरूर आएंगे और लू फेंग का इससे ट्रेनिंग भी हो जाएगा। और लू फेंग के पास तो एक बड़ा वाला भी होता है एक छोटा वाला स्कैनर भी होता है जिनकी प्राइस देखी जाए तो एम्पर लेवल जितनी अफोर्ड कर सकती है बबाता ऐसे ही करती है। हमें बताया जाता है कि फर्स्ट डिवाइस वहां पर लू फेंग ने बहुत बड़े फॉर्चून को स्पेंड किया होता है जो कि उसने प्राइमरी सिटी से स्कैन किया होता है जो कि किसी एम्पर के पास ही हो सकता है। सेकंड ये कि यहाँ पे उसने गोल्डन और 20 से ऑफिशियल लेवल अंडरहैंग फेनियन को मारा होता है। वहां पे लू फेंग को 500,000 मिक्स एलिमेंट जितनी मिली होती है जो इतनी भी बुरी नहीं होती है। लू फेंग ने अपने सारी जैमिंग सिस्टम को बंद कर दिया होता है और यहाँ पे
था कहते लूफेन तुम तो सच में क्राफ्टी हो। और आप हमें सीन चेंज कर 310 मिलियन किलोमीटर दूर एक कंप्लीटली ब्लैक लिविंग शिप को दिखाया जाता है जिसमें कि कंट्रोल रूम का सीन होता है और एक स्केल वुल्फमैन जोर से दहाड़ के कहता है डिस्पिकल ह्यूमन तुमने एक अनडाइंग प्लांट है और तुम उस अनडाइंग प्लांट से उड़ रहे हो। यहाँ पे अगर तुम्हारे पास अनडाइंग प्लांट ना होता तो तुम कब का मारे जाते। ये ह्यूमंस तो सच में बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, यहाँ तक कि ऑफिशियल ह्यूमंस भी। अब ये सुनकर दूसरी अनडाइंग जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल होती है वो कहती है हम यहाँ पर सच में ये वेल्दी होते हैं ह्यूमंस। और हमें दिखाया जाता है कि अगर लूफी यहाँ होता तो इन सबको देखकर बता देता कि ये लोग वीवी रेस से होते हैं जो कि पावरफुल रेस है और वे डेमंस के सब सेवेंट में आते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे कई सारे पावरफुल रेसेस मौजूद है इस आउटर रीजन्स में जो कि सब सर्वेंट 4 पानी के रेसेस में और वो सब उन्हीं के रेसेस में से आते हैं। और यहाँ पे 4 पानी के रेसेस होते हैं जो कि आप जानते हो, पहला ह्यूमन, दूसरा ऑटमन, तीसरा डेमंस और चौथा बग क्लैन होते हैं। और ये सभी डेमंस होते हैं और सब लोग एक दूसरे से फाइट करने के लिए भी तैयार होते हैं। और अभी यहाँ पे ये लोग कई सारी बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ह्यूमन जितने भी होते हैं उनकी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही बेकार होती है और यहाँ पे उनकी बॉडी स्ट्रक्चर डेमन से बहुत ही कमजोर होती है और ह्यूमंस इन्हीं कारण अपने टैक्टिक्स को यूज करते हैं। फिर यहाँ पे ऐसे ही कई सारी बातें होती है जिसको कि मैं स्किप करता हूँ, पूरे के पूरे चैप्टर में बकवास लिखी हुई है इन सब की बातों को। फिर हमें बताया जाता है कि यहाँ पे ये तीनों अनडाइंग बेस्ड इंसान ह्यूमन डेमंस स्पेस बीस्ट के बारे में बात ही कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वुल्फ हेडमैन अपने आर्म स्किन की तरफ देखता है और कहता है ये देखकर वो दोनों अनडाइंग भी क्यूरियोसिटी से उसकी तरफ पूछने लगता है और कहता है कि कैप्टन क्या हुआ। तो वो वुल्फ हेडमैन सीरियसली कहता है कि हमने एक शिप को डिस्कवर किया है जो कि ह्यूमन का है। तो वो लेडी स्माइल करते हुए कहती है कि आके इस ह्यूमन शिप में इतना भी स्पेशल क्या है कि इसे देखकर कैप्टन इतने खुश हो गए हैं। तो यहाँ पे वो स्केल वुल्फमैन कहता है कि नहीं, इस ह्यूमन का जो शिप है वो सिर्फ एक सेक्टर लॉर्ड का है। तो ये सुनकर वो दोनों बंदे शॉक हो जाते कि क्या एक सेक्टर लॉर्ड का आखिरी कैसे हो सकता है। यहाँ पे मेन कॉन्टिनेंट में कई सारे पावरफुल वॉरियर्स मौजूद है, वहाँ पे हर एक टीम में ऑफिशियल अनडाइंग होता ही है, सबके पास ऑफिशियल जितनी एबिलिटी होती है। आखिर यहाँ पे ह्यूमन सेक्टर लॉर्ड इस मेन कॉन्टिनेंट में क्या कर रहा है। एक ह्यूमन सेक्टर लॉर्ड की इतनी हिम्मत हो गई कि वो यान जी मेन कॉन्टिनेंट में आने की हिम्मत करता है। यहाँ पे वो दोनों अनडाइंग को विश्वास नहीं हो रहा है और कहता क्या वो मरने की सोच रहा है। तो वुल्फमैन वो सडनली कहता है कि मुझे एक पर्सन की याद आ रही है। वो कहता है क्या तुम्हें वो स्टार्टिंग सेक्टर लॉर्ड जिसके बारे में मैंने तुमसे फॉग आइलैंड पे बात की है उसको याद है। तो यहाँ पे वो दोनों अनडाइंग की आंखें चमक उठते हुए कहती कि क्या वो फॉग आइलैंड स्टार्टिंग सेक्टर लॉर्ड। अब यहाँ पे वो वुल्फमैन स्माइल लेकर कहती कि मैंने सुना था कि उसके पास स्ट्रेन है कि वो एक ऑफिसर को मार सकता है और उसके पास अभी 101 स्टार्टिंग प्लांट है। ये ह्यूमन सेक्टर लॉर्ड को इसके पास स्टार्टिंग सेक्टर लॉर्ड है, इसको लगता है कि ये फॉग आइलैंड पे इनविंसिबल है, इसी कारण इसने डिसाइड किया कि ये मेन कॉन्टिनेंट में आ गए। इसके कारण तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा स्टूपिड है, ये मेन कॉन्टिनेंट फॉग आइलैंड जैसा नहीं है कि यहाँ पर वो बच जाएगा, इसे तो लगता है मौत प्यारी है। अब दोनों अनडाइंग हंसने लगते हैं और वुल्फमैन ऑर्डर करता है और कहता है चलो उसके पास चलते हैं। वो लिविंग शिप लूफैंग की तरफ बढ़ने लगती है ताकि वो लूफैंग का शिकार कर सके। अब वो लिविंग शिप लूफैंग के शिप के करीब पे करीब जा रही होती है। यहाँ पे लीडर स्केल वुल्फमैन कहता है कि देखो ये ह्यूमन सेक्टर अभी भी वाइन को पी रहा है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वीवी लेडी को जो हंसते हुए कहती है कि यहाँ पे अगर उसे पता होगा कि डेमन क्लैन के प्रोफेशनल पानिकल ऑफिशियल वॉरियर्स जो कि गोल्ड फेयर से है उस पे अटैक कर रहे हैं तो प्रॉब्लम डर जाएगा और यहाँ पे बचने वाला भी नहीं है। वो क्या था ये बंदा कुछ ज्यादा ही एरोगेंस हो रहा है, चलो इसकी मदद कर देते हैं इसको मरने में। एक ऐसा बंदा जो कि सेक्टर और लेवल में इतना पावरफुल है ये जरूर इस ह्यूमन का एब्सोल्यूट जीनियस होगा और इसको मारने के बाद हमारी जो अवार्ड्स होगी वो सच में हाई होगी। और यहाँ पे वुल्फमैन भी कहता है कि हम यहाँ पर तुमने सही कहा, जो रिवॉर्ड
रिवॉर्ड्स हमें डेमन अलायंस की तरफ से मिलने वाली है वो बहुत ही ऊपर है। बस हमें करना है तो हमें इस फुटेज को रिकॉर्ड करना है, यहाँ पे उसके बॉडी और आइटम को अपने पास रखना है ताकि अपने वर्क को प्रूव किया जा सके। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि ह्यूमंस की तरह उनके पास वर्चुअल मस नहीं है, और आपको तो इन सब के बारे में पता ही है। डेमन के पास अपने कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं जो कि बैकवर्ड क्लास से आते हैं, लेकिन वो अपने कॉन्शियसनेस को सेम बैटलफील्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर वो सिंक्रोनाइज बैटल नहीं कर सकते जैसे कि लू फेंग किया करता है, बस उन्हें ये प्रूव करना होता है। यहाँ पे लू फेंग की बॉडी और साइक खजाने की जरूरत होती है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग अभी कंट्रोल रूम में बैठा होता है, वाइन पी रहा होता है और एक पेक्यूलियर सी स्माइल रिवील कर रहा होता है। और यहाँ पे वो कहता है कि इग्नोरेंस ये तो सच में सही है, यहाँ पे तुम लोगों ने सही कहा, तुम लोग ब्लिसफुल हो और तुम्हें नहीं पता कि आखिर तुम किससे टकराने जा रहे हो। कहता है कि अभी लगता है मैं कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हाई होने वाला है ऑफिशियल पाने कर। और वो कहता है लगता है कि यहाँ पे मैं बॉलर जो कि फॉग आइलैंड से फाइट किया हूँ, यहाँ पे मैं उससे स्ट्रांग हो चुका हूँ और मैं गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ इन सब को मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 5 मिनट 4 मिनट 30 सेकंड 30 सेकंड 29 सेकंड 28 सेकंड लू फेंग क्लियरली अपने स्कैनर से उसके शिप को आते हुए देख पा रहा होता है। एक अनडाइंग लाइट बॉल उसकी तरफ आ रहा होता है जो कि कंडेंस होकर लू फेंग से 1000 ऑफ किलोमीटर दूर से आती है, जो कि लू फेंग के शिप से टकराती है। और दिखाया जाता है कि वहाँ पे ईनन शिप होता है और वहाँ का पूरा शिप एक्सप्लोड कर देता है। वहाँ पे काउंटलेस स्पेस फ्रैगमेंट चाहता बढ़ने लगती है और दिखाया जाता है हमें वहाँ पे एक ब्लैक स्लेट हाउस को जो कि स्पेस में खड़ा होता है। और वहाँ पे तभी एक साफ वॉइस आती है जो कहती है कि छोटे बच्चे तुम्हारे में इतनी हिम्मत है कि तुम यांजी मेन कॉन्टिनेंट में आ चुके हो। और वो लेडी कहती है तुम सिर्फ एक सेक्टर लॉर्ड के बंदे हो और तुम ह्यूमैनिटी के एब्सोल्यूट जीनियस हो, आखिर तुम इतने स्टूपिड कैसे हो सकते हो। तो यहाँ पे वही मैन को दिखाया जाता है जो कहता है कि इसकी स्टूपिडिटी हमें पॉइंट्स देने वाली है। तो वुल्फमैन को दिखाया जाता है जो कहता है कि यहाँ पे अपना समय बर्बाद मत करो, जल्दी करो ऐसे मार दो। अब यहाँ पे तीनों अनडाइंग लू फेंग को घेर लेते तीनों साइड से। यहाँ पे लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है तुम सब तो बहुत ही बकवास करते हो। तो ये सुनकर वो लेडी हंसते हुए कहती है कि बच्चे तुम आज मरने वाले हो। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि 2 वेई अनडाइंग, अब वेई यहाँ पे रेस को डिनोट किया गया है जो यहाँ पे लू फेंग की तरफ बढ़ते हैं और वो अपने व्हाइट थ्रेड से लू फेंग पे अटैक कर देते हैं। अब लू फेंग उनको अपनी तरफ आता हुआ देख पा रहा होता है और दिखाया जाता है ये दोनों अनडाइंग अपने 10 मिलियन थ्रेड्स को लू फेंग की तरफ बढ़ते हैं लू फेंग को ट्रैप करने के लिए। लू फेंग इन सब की तरफ देखते हुए कहता है वे इरेस ये तो सच में पावरफुल है, इनके मेथड्स इतने भी ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन देखा जाए तो ये दोनों भी कमजोर हैं। और दिखाया जाता है कि काउंटलेस व्हाइट ड्रेस लू फेंग को रैप कर लेते हैं और वही अनडाइंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि ये कितना अनडाइंग है, ये तो हमारे अटैक को ब्लॉक तक नहीं कर रहा है, लगता है ये मरने वाला। तो लेडी कहती है कि देखा जाए तो यहाँ पे हम दोनों कमजोर है, लेकिन अगर कैप्टन भी आ गए तो ये अपने आप को फ्री नहीं करा पाएगा, ये बंदा नहीं बचने वाला है। अब यहाँ पे में दिखाया जाता कि वो लोग इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन लू फेंग वहां से गायब हो जाता है। अभी देखकर वो लोग सौ हो जाते कि आखिर ये कैसे हो गया, आखिर ये बंदा इतनी स्पीड में कैसे कर सकता है, ये हम सबके अटैक को कैसे डॉज कर सकता है। में दिखाया जाता है कि लू फेंग वहां गायब होके 1000 ऑफ किलोमीटर दूर अपीयर हो जाता है। लू फेंग उनकी तरफ देखता है। अब बताया जाता है कि लू फेंग ने जब अपनी टेक्निक्स को बनाया होता है और लू फेंग जब अपने 182 ओपोनेंट से फाइट कर रहा था तो यहाँ पे उसकी टीचर प्राइमर के सिटी ने वही अनडाइंग को भी फॉर्म किया होता है। लू फेंग का गोल्डन हॉर्न बीस्ट उससे फाइट कर चुका होता है और उस ओपोनेंट की एबिलिटी की बात करें तो एम्पायर लेवल की होती है, उसकी पावर और उसकी स्किल इनसे बहुत ही ऊपर होती है। यहाँ पे लू फेंग भी रिस्क के बारे में, स्पीड और डॉजिंग के बारे में जान चुका था और उनकी नेचुरली स्पीड थ्रेड्स के बारे में भी जान चुका था। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिर लू फेंग उन सबको कैसे हराने वाला है। क्या लू फेंग की ह्यूमन बॉडी इतनी काफी है कि वो 3 ऑफिशियल लेवल अनडाइंग को मार सके, या फिर लू फेंग को भी यहाँ पर अपने गोल्डन और बेस की जरूरत पड़ने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।